Students, today we are going to discuss about the important topic that is called pedigree analysis. So, what is pedigree? Actually, pedigree is a record of inheritance of a trait in several generation of a human family is called a family analysis or you can say pedigree analysis. वो सेम चीज़ होती है अगर हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें कई जनरेशन्स का किसी भी फैमिली किसी भी पर्टिकुलर फैमिली का तो दैट इज़ नोन एज पेडिग्री एनालिसिस क्योंकि देयर आर सो मेनी इनहेरिटेंट ट्रेट्स जिनको स्टडी करने के लिए कि पिछली जनरेशन में क्या उसकी इनहेरिटेंस थी और कमिंग जनरेशन में वो कैसे इनहेरिट हो सकती है। तो किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट को ले लेते हैं हम किसी एक फैमिली के अंदर और उसको जो भी उसके जो डेटाज होते हैं पिछली फैमिली में कितने मेंबर्स थे, कौन पेरेंट थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, कितने उनके किड्स थे, वो सारा लेकर के ग्राफ की तरह उसको बनाया जाता है। तो सच एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स in several of generations of a family is known as the pedigree analysis and in the pedigree analysis basically the inheritance of a particular trait is represented in the family tree over generations। जैसे family tree बनाते हैं ना वैसे हम represent करते हैं। और अगर मैं आपको ये यहाँ पर ये जो सामने बना हुआ है एक डायग्राम ये दिखाऊंगा तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पेडिग्री। ये पेडिग्री के लिए ही इन्होंने शो किया है कि कैसे हम पेडिग्री को बनाते हैं। और ह्यूमन जेनेटिक्स अगर बात करें तो पेडिग्री की जो एनालिसिस है या स्टडी है इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल बिकॉज वी यूटिलाइज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट। अगर किसी डिजीज़ के बारे में हमें पता करना है तो अगर हमें पिछली जनरेशन्स का रिकॉर्ड पता हो कि वहाँ पर वो डिज़ीज़ कैसे कैसे आई है तो हम उसकी इनहेरिटेंस का पता लगा सकते हैं, एबनॉर्मलिटीज़ का पता लगा सकते हैं एंड कमिंग जनरेशन को उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय गिविंग देम सूटेबल ट्रीटमेंट। तो बहुत सारी डिजीज़ेज़ और बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ से हम बचा सकते हैं आने वाली जनरेशन्स को बिकॉज एट दैट टाइम यू आर एबल टू नो कि भाई वो कैसे इनहेरिट होती है डिजीज़ एंड देयर आर सम इम्पॉर्टेंट सिम्बल्स कैन बी यूज इन दिस पेडिग्री एनालिसिस मेथड। तो जब भी आपको ड्रॉ करना हो तो उसके लिए कुछ सिम्बल्स यूज़ किए जाते हैं। एट दीज सिम्बल्स आर गिवन हेयर एंड फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आपको ये स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर का मतलब लिखा हुआ भी है साथ में आपको रिटर्न में भी दिया हुआ है। तो इट मीन्स कि देयर इज़ अ मेल who is normal, that means it has no disease, then again is a female that is also normal, that means circle इन्होंने बनाया हुआ है। देन एक आपने देखा रेक्टेंगल है लेकिन वो स्ट्रेट नहीं है, डायमंड शेप में है, दैट इज़ कॉल्ड सेक्स अनस्पेसिफाइड। दैट मीन्स कि अब वो पता नहीं है कि वो क्या मेल था या फीमेल था। जैसे हम पिछले बात करते हैं कि 3-4 जनरेशन अगर पीछे की आप बात करो तो लोग बस ऐसे बोलते हैं कि उन कपल के 2 बच्चे थे, अब पता नहीं एक बेटा था बेटी थी वॉट एवर। तो दैट मीन्स कि देयर विल बी नो स्पेसिफिकेशन, तो नहीं पता है कि वो क्या था, बस ये पता है कि हाँ भाई था कोई भी उनके जो था ऑफ स्प्रिंग। और उसके बाद में फिर नेक्स्ट है डिजीज़्ड इंडिविजुअल्स अगर हैं तो यू जस्ट ड्रॉ द सर्कल। अगर वो गर्ल है, अगर वो मेल है मतलब बेटा है, सन है, तो आप स्क्वायर बनाएंगे। अगर आपको नहीं पता है कि वो पिछली जनरेशन्स में क्या था, फीमेल थी या मेल थी, सन था या डॉटर थी, तो आप उसको ऐसे डायमंड शेप बनाएंगे एंड यू कलर देम। तो अगर आप कलर से उसको कर देते हैं तो दैट मीन्स डिजीज़्ड इंडिविजुअल्स हैं। देन मैरिजेज आर शोन बाय द square and circle, it is given here and then there is a line between them। तो वो लाइन से उसको हम ऐसे करके जैसे बनाया हुआ है इनको दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैरिज दिखा रहे हैं। एंड मैरिज बिटवीन रिलेटेड स्पीशीज़, तो ये रिलेटेड मीन्स जैसे इन बिटवीन रिलेटिव्स, दूर दराज के कोई रिलेटिव्स हुए तो उनमें जो मैरिजेज़ हैं तो वो डबल लाइन से दिखाते हैं। देन पेरेंट्स ऐसे दिखाया हुआ है यहाँ पर मेल एंड फीमेल, दैट इज़ मदर एंड फादर। एंड ये इसके साथ में जो ब्रांचिंग है ऑफ स्प्रिंग्स है, दैट मीन्स मदर फादर का एक सन है एंड देयर इज़ अ डॉटर। एंड इन द नेक्स्ट जो नीचे वाला है अगेन देयर इज़ अ फादर एंड मदर एंड द सन हु इज़ अफेक्टेड, दैट मीन्स डिजीज्ड चाइल्ड है ये उनका। एंड हेयर इज़ 5 लिखा हुआ है ऐसा बना के जो शेप है स्क्वायर सा डायमंड शेप, 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, दैट मीन्स 5 ऑफ स्प्रिंग्स थी विच आर कम्प्लीटली अनअफेक्टेड थी। एंड अगर ऐसा वाला कुछ सिंबल बना है एक साथ 2 लगे हुए हैं दैट मीन्स ट्विंस हैं एंड छोटा सा डॉट बीच में रखा है दैट मीन्स दे डाइड इन इन्फेंसी, मीन्स बहुत बचपन में उनकी डेथ हो गई। तो ये दीज आर द सिंबल। तो जब भी हमें पेडिग्री एनालिसिस बनानी हो, फॉर एग्जांपल अब नीचे ही दिया हुआ है ये साथ में आप देख सकते हैं इन दिस। तो हियर व्हाट वी कैन सी इन दिस, here is a father, here is a mother and these are their kids
अब जो इनके साथ में जुड़े हुए हैं वो उनके किड्स हैं. दिस इज़ अ सन, क्योंकि ये इसके साथ ही जुड़ा है जिस लाइन के साथ में जुड़ा हुआ है. और फिर देन अगेन 2 सन्स हैं एंड अगेन यहाँ पर एक सन है. दैट मीन्स दिस कपल हैज़ 1 2 3 4 सन्स आर देयर. देन फर्स्ट सन की मैरिज दिखा रहे हैं यहाँ पे ऐसे करके. दे आर शोइंग मैरिज बिकॉज द राउंड सर्कल इज़ फॉर फीमेल एंड दे ऑल्सो हैव 2 किड्स. वन इज़ डॉटर एंड अनदर इज़ अननोन, मतलब नहीं पता सन था या डॉटर था. एंड अगेन ये 2 सन हैं, इनका मैरिज नहीं दिखाया हुआ है. देन यहाँ पे लास्ट वाला इसमें फिर इन्होंने मैरिज दिखाया हुआ है विद अ डॉटर, किसी की दिखा दिया फैमिली, दूसरी फैमिली, क्योंकि ये दिस इज़ अ सेकंड फैमिली. ये 2 फैमिलीज़ है, 1 फैमिली एंड 2 फैमिली. तो एक डॉटर के साथ उनकी मैरिज दिखाई हुई है. एंड द गर्ल इज़ डिजीज्ड, क्योंकि येलो कलर शेडेड है ना, तो दैट मीन्स डिजीज्ड वो दिखाया हुआ है. और जो ये लोग हैं इनके 1 2 3 4 5, ये 5 1 2 3 4 5, ये 5 किड्स इनको दिखाए हुए हैं. वन इज़ सन, वन अनदर इज़ डॉटर, अनदर इज़ अगेन डॉटर जो कि डिजीज्ड है. और ये बहुत ही छोटा सा दिखाया हुआ है इन्होंने यहाँ पर, मतलब बहुत ही स्मॉल सा स्ट्रक्चर. दैट मीन्स फीमेल है ये भी. एंड हेयर इज़ अगेन सन. तो लाइक दिस यू कैन शो द पेडिग्री चार्ट. आई मस्ट से ये पेडिग्री चार्ट है, ऐसे इसको आप बनाते हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच देयर आर सर्टेन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और यू कैन से सर्टेन प्रॉब्लम्स आर देयर. तो विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल दिस कि कैसे इनको हम सॉल्व करते हैं अगर एग्जाम में आता है. तो हियर इज़ अ क्वेश्चन गिवन इन योर स्क्रीन that hemophilia is a sex-linked inheritance condition in human where a simple cut causes non-stop bleeding. Study the pedigree chart showing the inheritance of hemophilia in a family and answer the following questions. तो ये इन्होंने एक पेडिग्री चार्ट आपको दिया है स्टूडेंट्स, और इसमें ये आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनके आपको रिप्लाई करना है. तो नाउ यू कैन इजली अंडरस्टैंड पेडिग्री एनालिसिस में कि हिज फादर एंड मदर एंड द ऑफस्प्रिंग, द 1 डॉटर 1 सन विच इज़ डिजीज्ड, another son which is normal, daughter is normal. Then marriage of daughter is showing with another boy जिसके साथ में मैरिज दिखाया. फिर इनके 3 किड्स हैं, 2 daughters are normal, 1 son is normal. and here इनकी जो डॉटर थी, इन वाले पेरेंट्स की जो डॉटर थी, इसकी मैरिज दिखाई हुई है सन्स के साथ में किसी के. एंड देन इनके 2 सन्स हैं, 1 हैज़ डिजीज एंड 1 इज़ नॉर्मल. तो ये तो नॉर्मल है, आप स्टडी करके अब आप समझ गए पेडिग्री एनालिसिस को कैसे करते हैं. नाउ यू हैव टू इंटरप्रेट अबाउट द inheritance of disease. For example, they have asked you give reasons which explain that hemophilia is sex linked disease. उन्होंने बोला कि भाई कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे that hemophilia is sex linked disease. तो अगर इस चीज़ को आपको बताना है कि रीज़न देना है कि हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक डिजीज़ है, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको जो चार्ट हमने ये बनाया हुआ है इसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वाई यू कॉल देम सेक्स लिंक डिजीज़. एंड उसको बताने के लिए आप बताएंगे कि सेक्स लिंक डिजीज़ जो होती हैं, ये इनका जो ट्रांसमिशन है, मतलब डिजीज़ का ट्रांसमिशन है, इट अकर्स फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी विच वी कैन ईजिली सी हेयर, है ना. इस वाले डायग्राम में आप आसानी से देख सकते हैं. मदर एंड फादर तो आपको क्योंकि नॉर्मल दिख रहे हैं, दैट मीन्स फादर विल बी नॉर्मल, फादर तो ऐसा नॉर्मल होगा. बट हीमोफीलिया तो मदर क्या हो सकती थी, कैरियर हो सकती. दैट मीन्स मदर का जीनोटाइप ये वाला होगा, इस वाली मदर का, ये वाले का, तो ये ऐसा होगा. तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई बताओ आपकी ये सेक्स लिंक डिजीज़ है, तो यू कैन से दैट हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक डिजीज़ बिकॉज इट शो ट्रांसमिशन फ्रॉम अनइन्फेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी. मतलब कुछ उनके बेटों को ये डिजीज़ जो है वो आ सकती है. तो ये चीज़ एक हो गई आपकी, क्योंकि मदर फादर नॉर्मल है और इनके बेटों में देखो एक बेटे में डिजीज़ है ना यहाँ पे. तो इट विल प्रूव दैट दिस डिजीज़ इज़ हीमोफीलिया एंड सेक्स लिंक डिजीज़. अनदर थिंग दे आस्क दैट कॉज्ड बाय एक्स लिंक जीन. अब आपको भी बताना है कि ये एक्स के साथ में लिंक्ड है, मानी इस वाले एक्स के साथ में लिंक्ड होती है, वाई के साथ में लिंक नहीं होती. ये आप कैसे प्रूव करोगे. तो फॉर दैट ऑल्सो आप बताएंगे कि हीमोफीलिया इज़ कॉज्ड बाय एक्स लिंक जीन बिकॉज द हेट्रोजाइगस फीमेल फॉर हीमोफीलिया may transmit the disease to sons and it appears more in males because of only one X chromosome. You can see in this diagram also that maximum जो हैं वो males affected हैं. This male is affected, this male is affected. आप बाकी के देखो मेल भी नॉर्मल है and female भी नॉर्मल है. And yesterday we have studied that what is the important thing about this these kind of sex linked diseases, because mother is career and father, suppose this is the
फादर एक्स वाई, ही इज़ नॉर्मल। तो ये जो एक्स क्रोमोसोम है, दिस एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर, इट गोज़ इन द डॉटर ऑल्सो एंड इट ऑल्सो गोज़ इन टू सन ऑल्सो, क्योंकि फादर से तो वाई मिलेगा ना बेटे को भी, तो एक एक्स तो मदर का आएगा, और इफ़ मदर इज़ हेट्रोजाइगस कंडीशन और जैसे भी हो तो एक एक्स तो आएगा, एक एक्स एच तो आएगा ही आएगा। तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ यू कैन से एक्स लिंक्ड डिजीज़, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम एक डॉटर में भी मदर का आएगा और एक सन में भी आएगा, और अगर उसमें लिंक्ड है एक्स पे तो ऑब्वियस अगर दोनों में डिजीज़ हुई तो आप उसको बता सकते हैं। तो दिस इज़ द वन क्वेश्चन बाय द हेल्प ऑफ विच यू कैन अंडरस्टैंड। एंड अगेन if we want to try to solve another question which is given here, that hemophilia is sex linked recessive disorder of humans. The pedigree chart given below show the inheritance of hemophilia in one female. Study the pattern of inheritance and question the answers. Again this question is based on the hemophilia. What are the various questions? Give all the possible genotype of 4, 5 and 6. That means they are asking about the various members which are present in this pedigree chart, कि उनके अंदर जो है वो जीनोटाइप कैसा है। तो सपोज यू हैव टू ड्रॉ द क्रॉस, है ना, इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक क्रॉस बनाना पड़ेगा। अगर मैं पेन की हेल्प से बताऊं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 4, 5 एंड 6 में पूछा है उन्होंने, तो दिस इज़ 4, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 6। अब हेयर यू कैन सी दैट नॉर्मल पेरेंट, आपको दिख तो नॉर्मल ही रहे, अगर मदर के अंदर ये वाली कंडीशन होगी भी तो आपको दिखेगी तो मदर नॉर्मल ना, क्योंकि उसके जीनोटाइप के अंदर है, तो ऊपर से तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो अब अगर ये जीनोटाइप नंबर 4 का पूछ रहे हैं, सपोज दिस, तो दिस इज़ अ फीमेल, ये फीमेल है ना, और फीमेल नॉर्मल दिख रही है। इट कैन बी लुक्स नॉर्मल इन 2 कंडीशंस, आइदर इसमें हो ही ना हीमोफीलिया का जीन और शी विल बी कैरियर। अगर ये कैरियर होगी तो भी आपको ये ऐसा दिखेगा। तो यू कैन राइट बोथ एक्स एक्स और एक्स एच, 4 का होगा, ठीक है, नंबर 4 के लिए मैं बोल रही हूँ। देन कम टू द नंबर 5। नंबर 5 इज़ द सन एंड इट इज़ शेडेड स्क्वायर, दैट मीन्स द सन हैज़ डिजीज़। तो नंबर 5 का आपको पता है, अगर बेटा है सन है तो उसके अंदर एक एक्स है जो मदर से आया है, उस पर फिर हीमोफीलिया का जीन होगा और वाई होगा, तो इसका जीनोटाइप ये हो जाएगा नंबर 5 का। देन इफ़ यू कॉल द नंबर 6, ये वाले का कैसा होगा, बिकॉज द स्क्वायर इज़ क्लीन, साफ सुथरा बना हुआ है, दैट मीन्स द बॉय इज़ नॉर्मल, तो इसका जीनोटाइप 6 का ऐसे हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, सॉरी, नेक्स्ट पार्ट दे हैव आस्किंग अबाउट दैट अ ब्लड टेस्ट शो द इंडिविजुअल 14 इज कैरियर ऑफ हीमोफीलिया, द मेंबर नंबर 15 हैज़ रिसेंटली मैरिड, the member numbered 14, what is possibility that their first child will be hemophilic male? तो 14 is a carrier of hemophilia, this one 14, that means they are talking about daughter, x x h, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये तो daughter हो गई। and what again, that the first child will be hemophilic male, ठीक है, वो नॉर्मल है, जिसके साथ में मैरिज दिखा रहे हैं इज़ नॉर्मल, दैट मीन्स मेल इज़ नॉर्मल, दैट इज़ एक्स वाई। तो जब आप इसके लिए पुनेट स्क्वायर से बनाएंगे ऐसे करके x और एक्स एच, और इधर आप लेंगे एक्स वाई, तो एक्स नॉर्मल, x और एक्स एच एक आ जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स वाई और एक्स वाई, दैट मीन्स ये वाला जो है दिस वन, ये है ना x और एक्स एच, केवल एक ही आया, दैट मीन्स 25% पॉसिबिलिटी इज़ देयर दैट देयर फर्स्ट चाइल्ड विल बी हीमोफिलिक मेल। I hope now you understand what is all about, and before we move further, here is again I have just written something, because if you solve the puzzles of pedigree analysis, you need to know something about um, inheritance of disease, और कैसे वो inherit होती है। तो there are certain you can say pattern by which disease can inherit from one family, or you can say from one generation to another generation, and then how you can identify, suppose we are talking about a very long time about hemophilia and color blindness, तो अभी जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स दी you can easily recognize them, but suppose there are certain other disease, suppose ये कुछ भी ना लिखा हो and this chart is given to you, only this chart, ठीक है, ये सब कुछ भी नहीं दिया हुआ है आपको, ये इधर का कुछ भी नहीं है, ये क्रॉस ये भी नहीं दिया हुआ है, ये भी नहीं दिया हुआ है, ओनली यू हैव गिवन बाई दिस चार्ट, केवल ये दिया हुआ है, एंड दे आर आस्किंग अबाउट प्रिडिक्ट दैट विच दिस पेडिग्री चार्ट शोज विच इनहेरिटेंस ऑफ विच डिसऑर्डर। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा डिसऑर्डर शो कर रहा है, एंड फॉर दैट यू नीड टू नो अबाउट दीज टाइप्स ऑफ पैटर्न।
तो फर्स्ट इज़ द ऑटोसोमल डोमिनेंट, कि मतलब अगर आपको सिर्फ पहचानना हो, कुछ भी ना लिखा हो, आपको देख के पहचानना हो, देन हाउ यू विल कैन रिकग्नाइज. सो ऑटोसोमल डोमिनेंट अगर वो डिजीज़ या वो कैरेक्टर या डिसऑर्डर है, तो हाउ यू कैन रिकग्नाइज. तो एन ऑटोसोमल डोमिनेंट विद रेगुलर एक्सप्रेशन रिपीट अ स्पेसिफिक पैटर्न विच इज़ ईजी टू रिकग्नाइज, and the trait never skips a generation, and the marriage between a normal and affected individual. अब नॉर्मल एंड अफेक्टेड इंडिविजुअल के बीच में अगर मैरिज दिखाई जा रही है, सपोज़ ये वाला हमने अफेक्टेड कर दिया, ये वाला हमने नॉर्मल कर दिया, तो आप देखोगे कि हर जनरेशन में डिजीज़ आ रही है. यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी डिजीज़ आ रही है, इस जनरेशन में भी आई, इस जनरेशन में भी आई. तो दैट इज़ कॉल्ड ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़. दैट्स जो भी मैं आपको बता रही हूँ कि ऑटोसोमल डिजीज़ का मतलब क्या हुआ कि वो रेगुलर एक्सप्रेस करेंगे स्पेसिफिक पैटर्न में, और आप बहुत आसानी से इसको पहचान सकते हो, क्योंकि दिस स्टेट नेवर स्किप अ जनरेशन. कोई भी जनरेशन में स्किप नहीं होंगे कि एक में है और एक में नहीं है. एंड द मैरिज बिटवीन अ नॉर्मल, यहाँ पर नॉर्मल मेल हो गया और एक ही अफेक्टेड फीमेल हो गई, क्योंकि फीमेल हमेशा हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगी, जैसे भी आपने देखी डिजीज़ हीमोफीलिया की या जो भी. तो दैट इज़ द सेम काइंड ऑफ पैटर्न. एंड नाउ नेक्स्ट इज़ द ऑटोसोमल रिसेसिव. ऑटोसोमल रिसेसिव में सिकल सेल एनीमिया इज़ अ डिजीज़. तो सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ का एग्जांपल है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़. एंड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल पेडिग्री it is difficult to identify any particular trait, we all know that, and it is hard to distinguish a recessive form especially from a dominant, because there is a very low percentage, है ना, बहुत कम आपको मिलेंगी जनरेशन्स, तो आप कैसे पहचानोगे. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि कैसे आप इनको पहचानोगे अगर वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, क्योंकि डोमिनेंट होती है तो एक ही जनरेशन में आ जाती है, बट इट इज़ रिसेसिव, तो कैसे पहचानेंगे. तो देयर आर सर्टेन you can say methods to recognize them. For example, like recessive inheritance may be recognized by great majority of affected individual. मतलब हर जनरेशन में आपको बड़े सारे इंडिविजुअल्स जो है ना वो इफेक्टेड दिख जाएंगे. सपोज इसमें केवल यही नहीं दिखेगा, अब ये भी इफेक्टेड दिख सकता है आपको, फिर इसमें भी ये भी दिख सकता है, फिर ये भी दिख सकता है. तो ऐसे बहुत सारे आपको इफेक्टेड इंडिविजुअल अगर लगातार दिख रहे हैं हर जनरेशन में, दैट मीन्स इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. एंड स्पेशली जब व्हेन पेरेंट्स आर नॉर्मल, है ना, अगर पेरेंट्स आपको नॉर्मल दिखाए जा रहे हैं, पेरेंट्स में अगर नहीं है डिजीज़, सपोज ये मैंने रॉन्ग बनाया, अगर पेरेंट्स में कोई डिसऑर्डर नहीं है, तो उनके अंदर भी अगर नॉर्मल पेरेंट्स होने के बावजूद भी अगर आपको अदर जनरेशन्स में काफ़ी दिख रहे हैं इंडिविजुअल्स विच आर डिजीज, तो दैट मीन्स ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज. ये तो आप ऐसे पहचानेंगे. एंड अनदर इज़ ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ टू अफेक्टेड पेरेंट्स बीइंग अफेक्टेड. अगर पेरेंट्स कभी अफेक्टेड दिखा दिए गए तो उनके किड्स तो है वो इफेक्टेड ही दिखाई जाएंगे आपको. एंड थर्ड पहचानने का तरीका है नॉर्मल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम मैरिज ऑफ अ नॉर्मल एंड अफेक्टेड पर्सन. समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मल ऑफ स्प्रिंग्स हो, बच्चों में कोई डिजीज़ नहीं हो, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनमें से किसी एक को हो सकती है डिजीज़, या दोनों को भी हो सकती है. तो अफेक्टेड पेरेंट्स के बच्चे अगर नॉर्मल दिखाएं और पेरेंट्स अगर अफेक्टेड दिखाए हैं, सपोज ये पेरेंट्स तो उन्होंने अफेक्टेड दिखा दिए और उनके किड्स जो हैं वो सपोज 2 डॉटर्स हैं तो दोनों नॉर्मल हैं, तो इट कैन ऑल्सो बी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. एंड सिकल सेल एनीमिया इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इट. नाउ कम टू द नेक्स्ट, which is X-linked dominant diseases. So pedigree show affected males and normal females transmitting the characters to daughters only. So it is very rare in men. तो मतलब बहुत कम है इंसानों में ये इस तरह का पेडिग्री एनालिसिस एक्स लिंक जो डोमिनेंस है कि मेल एंड जो फीमेल है. और नेक्स्ट है एक्स लिंक रिसेसिव, दैट इज़ अफेक्टेड मेल्स डू नॉट कम फ्रॉम अफेक्टेड फादर्स but from carrier mothers who may be further identified by affected father, uncles and brothers. That means इसमें इसका मतलब है कि जो डिजीज़्ड मेल हैं उनके फादर्स को ये डिज़ीज़ नहीं होती, बट उनकी मदर्स कैरियर होती हैं. एंड उनके अलावा उनको और कैसे पहचान सकते हैं कि उनके जो मतलब और भी रिलेशंस हैं उनके अंदर भी वो जो ट्रेट है वो पाया जाता है. अफेक्टेड अंकल या ब्रदर या कुछ ऐसे हो सकते हैं उनको. फिर वाई लिंक्ड है, सच ट्रेट्स आर वेरी रेयर अकरेंस बिकॉज दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ओनली मेल्स, क्योंकि ये कुछ ट्रेट्स हैं जो केवल मेल्स में होते हैं, फीमेल्स में नहीं होते हैं. तो ऑल द सन्स ऑफ एन अफेक्टेड पर्सन आर अफेक्टेड इन दिस केस. जैसे मेल्स में हाइपरटाइक्रोसिस होती है, वो ईयर के ऊपर हेयर जैसे सपोज होना, तो दैट इज़ अ वेरी मच स्पेसिफिक कैरेक्टर फॉर मेल्स ओनली. तो वाई लिंक्ड मीन्स वाई क्रोमोसोम फीमेल्स में तो होता ही नहीं है ना, तो इसलिए जितने सन हैं उनको ही अपने फादर से ये जो इनहेरिटेंस है वो मिलता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द
वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीज़ेस लाइक इनके पैटर्न को अगर आप स्टडी करेंगे तो आप केवल इसको भी देख करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये क्या पैटर्न शो कर रहा है. दैट मीन्स इज दिस डिजीज़ इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव लाइक सिकल सेल एनीमिया, और एक्स लिंक्ड डोमिनेंस है और वाई लिंक्ड रिसेसिव है और वाई लिंक्ड डिजीज़ है. विच काइंड ऑफ डिजीज़ इज़ गिवन टू यू, you can easily understand by reading this, or you can say understand all these things जो मैंने यहाँ पर नोट की हुई हैं इन शॉर्ट में. तो you have to study all this, and that is all for today. We will discuss some new topics in the next chapter, in the next lecture.